हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एवरी चैप्टर, एवरी एक्टिविटी ऑन द सेम चैनल वेदीफाई। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स स्टार्ट आज का चैप्टर। क्लास 9th चैप्टर 3 एटम। एटम्स आर रफली स्फेरिकल। तो अगर कोई चीज स्फेरिकल है तो हम उसकी साइज कैसे मेजर करेंगे? रेडियस से। सो एटम्स साइज इज डिफाइंड बाय द साइज ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई मीन्स रेडियस। सो व्हाट इज रेडियस? Distance between outer layer of an atom and nucleus. एटम के जस्ट सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर। सो इस न्यूक्लियस यानी सेंटर से लेके आउटर मोस्ट जो लेयर है एटम की, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। जस्ट लाइक अ सर्किल, सर्किल की रेडियस ये है, ऐसे ही एटम की रेडियस भी सेम सर्किल की तरह हम मेजर करेंगे, राइट? तो जैसे डिस्टेंस को हम मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, लेंथ के लिए हम कौन सी यूनिट काम में लेते हैं? सेंटीमीटर, मीटर या नैनोमीटर। वेट के लिए हम ग्राम या किलोग्राम यूज करते हैं। ऐसे ही रेडियाई के लिए या एटम की रेडियस के लिए हम यूज करते हैं नैनोमीटर। दैट इज रिटन एज NM। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। ठीक इसी तरह से 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो जैसे 1 मीटर का हाफ 50 सेंटीमीटर हुआ, वैसे ही 1 मीटर का 1/4 कितना हुआ? यस, 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 मीटर का 1/10 पार्ट कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। 1/100 पार्ट कितना हुआ है 1 मीटर का? 0.10 सेंटीमीटर, राइट? 1/1000 पार्ट कितना हुआ? 1/10⁻³ इसी तरह से 1/1 के आगे आप 9 0 लगा दीजिए तो वो कितना पार्ट हुआ? 1/10⁹ मीटर। यानी 1 मीटर का इतना छोटा सा पार्ट है 1/10⁹ मीटर, यानी इतना सा है 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10⁹ meter. So, the radii of atom of the hydrogen is 10⁻⁻10 meter. The radius of molecule of water is 10⁻⁻9 meter. Radius of the molecule of hemoglobin, which is present in our blood, is 10⁻⁻8 meter. Now, the grain of the sand has 10⁻⁻4 meter radius. And जो इतनी छोटी सी चींटी है हमारी, that has 10⁻⁻3 meter radius. An apple has 10⁻⁻1 meter radius. तो apple and sand, hemoglobin, इन सब से भी छोटी रेडियस होती है एटम की। सो ऑल द मैटर्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, राइट? So if matter are different, then their elements, their atoms must be also different.
तो इतने सारे एटम्स को हम कैसे याद रखेंगे? तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले आते हैं हमारे डाल्टन भाई साहब। हर चीज में उन्हें आगे रहना बहुत पसंद था, तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी वो लेके आए। Dalton was the first scientist to use the symbols of elements in a very specific sense. So he used a symbol for an element. जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक सर्किल बनाया और ऐसे डॉट लगा दिया, ये हो गया हाइड्रोजन की पहचान। कार्बन को उन्होंने सर्किल किया और शेडेड कर दिया। ऑक्सीजन को सिर्फ सर्किल किया, अंदर से एकदम खाली, ओ की तरह। फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिना, मर्क्यूरी। तो डाल्टन ने ये सारे सिंबल्स दिए, बट हर एटम का सिंबल इतना डिफरेंट था कि ये याद रख पाना भी मुश्किल हो गया था। दैट्स व्हाई दिस आइडिया वाज टोटली फेल्ड। सो डाल्टन का ये आइडिया फेल होने के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका आइडिया बहुत पसंद किया गया, और वो थे बर्जीलियस। Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. Berzelius ने क्या किया, किसी भी एटम के नाम से उसका सिंबल बनाया, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li। तो बर्जीलियस ने फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया या फिर ओनली फर्स्ट लेटर लिया, और किसी किसी में उन्होंने फर्स्ट और थर्ड लेटर भी लिया, जैसे जिंक, ZINC, बट इट इज रिटन एज ZN। तो जब बर्जीलियस और डाल्टन नहीं आए थे तब एलिमेंट्स का नाम कैसे रखा जाता था? किसी एलिमेंट का नाम ऐसी जगह के ऊपर रखा गया जहां वो मिले थे। Just like copper, the name copper was taken from Cyprus, क्योंकि वो साइप्रस में मिला था। किसी एलिमेंट का नाम उसके कलर के ऊपर रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड was taken from the English word meaning yellow. So nowadays, IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry is an international scientific organization which approves names of the elements, symbol and units. तो कॉपर क्या सिर्फ साइप्रस में ही मिलता था? हमारे इंडिया में भी कॉपर मिला, और भी जगह थी जहां कॉपर मिलने लगा। चाइना में भी कॉपर मिलता है, और भी कंट्रीज हैं बहुत सारी जहां कॉपर मिलता है। गोल्ड अपने यहाँ भी मिलता है, इंडिया में। गोल्ड चाइना में भी मिलता है। हमारे यहाँ गोल्ड को सोना कहा जाता है, चाइना में गोल्ड को सेंसी कहा जाता है, और यूके में गोल्ड को गोल्ड बोलते हैं। तो एक ही एलिमेंट के जब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम हैं, तो इससे एम्बिग्युइटीज हो सकती थी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे एक यूनिफाइड नेम रख सके हर एलिमेंट का? उसी के साथ जरूरत पड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि अप्रूव करे सारे एलिमेंट्स के नेम, सिंबल एंड यूनिट्स, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC जिस भी एलिमेंट का नाम या सिंबल या यूनिट्स अप्रूव करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही वैलिड रहता था। So many of the symbol are first one or two letters of the element's name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letter. That means uppercase.
and the second letter as a small letter, that means lowercase. For example, hydrogen is written as H, capital H. Aluminium is written as capital A and small l, not capital A, capital L. Cobalt is written as capital C, small o, not capital C, capital O. Some element symbol are formed from first letter of the name and a letter appearing later in the name. Just like zinc, ZINC is the spelling of zinc, but it is written as capital Z and small n, Zn. Chlorine is written as capital C, small l, Cl. So some symbols were taken from the English names of the elements and some symbols were taken from the names of elements in Latin, German or Greek also. For example, the symbol of iron is Fe from its Latin name ferrum. Sodium is Na from natrium. Natrium is also a Latin name. Potassium is K, capital K, from kalium. That is also a Latin name again. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. So now we will see some elements and their symbol here. Aluminium, Al, argon, Ar, barium, Ba, boron, capital B, bromine, Br. अब बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन तीनों ही बी से स्टार्ट है. अगर हम तीनों कैपिटल बी ही रख देते नाम तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए यहाँ पर कैपिटल बी एंड ए यानी बेरियम रखना पड़ा. बोरॉन को ओनली बी से डिनोट किया, कैपिटल बी से, और ब्रोमीन को बी आर से. कैल्शियम is written as Ca, carbon capital C, chlorine capital C small l, Cl, cobalt Co, copper Cu, fluorine F, gold Au, hydrogen H, iodine I, iron Fe, lead Pb, magnesium Mg, neon Ne, nitrogen N, oxygen O, potassium K, silicon Si, silver Ag, sodium Na, sulfur S, uranium U, zinc Zn. Atomic mass. So what is atomic mass? एटॉमिक मास को समझने के लिए आपको ध्यान से एक स्टोरी सुननी पड़ेगी यहाँ. अगर आप ये स्टोरी ध्यान से सुन लोगे तो आपको एटॉमिक मास बहुत इजीली समझ आ जाएगा. तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है. तो पहले के ज़माने में ऐसा तराजू हुआ करता था, आपको याद है? आपने देखा होगा टीवी में या फिर किसी स्टोरी में. आजकल तो सारी वेइंग मशीन आने लग गई है जो डिजिटल है एकदम. तो हम जब भी सब्जी वाले के पास जाते हैं हम पॉलीथीन में डालते हैं चीज़ें और वेट आ जाता है मशीन पे रखते ही. तो आज हम देखते हैं तराजू पे कैसे बैलेंस होती है चीज़ें. तो चलते हैं एक फ्रूट सेलर के पास. अब अगर हमें 1 kg एप्पल चाहिए तो हमने फ्रूट सेलर को 1 किलोग्राम एप्पल देने को कहा. तो उसने एक तरफ वेट रखा 1 किलोग्राम का और दूसरी तरफ एप्पल्स. इतने सारे एप्पल्स आ गए 1 किलोग्राम में. और इतने ही में मुझे याद आया कि इतने सारे एप्पल्स तो चाहिए ही नहीं थे मुझे. तो मैंने और कम एप्पल किए और कम एप्पल करवाए. और फिर लास्ट में मैंने कहा कि
ओके मुझे 1 एप्पल ही चाहिए, लेकिन फ्रूट सेलर के पास 1 एप्पल जितना वेट तो था ही नहीं दूसरी तरफ। तो अब उसको वो कैसे वेट करे? तो फ्रूट सेलर ने दूसरी तरफ रख दिया एक वाटरमेलन उठा के। तो वाटरमेलन तो एक एप्पल से भारी था ऑब्वियसली, तो बैलेंस एक तरफ टिल्ट हो गया, वाटरमेलन की तरफ। अब फ्रूट सेलर ने वाटरमेलन को आधा कर दिया, अभी भी बैलेंस एक तरफ ही था, क्योंकि वाटरमेलन आधा भी एक एप्पल से भारी है। अब फ्रूट सेलर ने वाटरमेलन के 4 पीसेस कर दिए, यानी जो आधा पीस था उसमें से और आधा कर दिया, यानी 4th पीस अब पड़ा है बैलेंस के एक तरफ। अभी भी एप्पल वेट में लाइट है वाटरमेलन से। अब फ्रूट सेलर ने और पीस किए। अब फ्रूट सेलर ने 1/4 पार्ट जो था वाटरमेलन का उसको भी आधा कर दिया, यानी टोटल वाटरमेलन के अब 8 पीस हो चुके हैं, यानी वो था 8 पीस ऑफ वाटरमेलन। अभी भी वो भारी था। देन फ्रूट सेलर ने और कट किया वाटरमेलन को। ऐसे करते करते वाटरमेलन के 12 पीस हो गए और अब जाके बैलेंस बना, यानी एप्पल का 1 पीस इक्वल हुआ वाटरमेलन के 12th पार्ट से। तो यहां हमने किसी चीज से रिलेट किया वेट को, किसी चीज को हमने बेस मान के उससे कंपेयर किया दूसरी चीज को। यहाँ हमने वाटरमेलन को बेस मान के एप्पल को वेट किया, यानी अगर पूरे वाटरमेलन की रेट थी 120 रुपीज, तो 12th पार्ट की कितनी प्राइस रह गई? सो इफ अ होल वाटरमेलन हैज अ वेट ऑफ 1200 grams, then can you tell me the weight of this piece, which is 1/12 part of whole watermelon? Yes, you are right. That is 100 grams. So एक एप्पल भी इसके बराबर ही बैलेंस कर रहा था, तो एप्पल का कितना वेट हुआ? Of course, इसी के बराबर 100 grams. That means the weight of apple is measured by the reference of watermelon. So this is called relative mass. But what about weight of atoms? So weight of atoms is measured by the reference of carbon atom's mass. अब एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कार्बन को ही क्यों लिया गया? ऑक्सीजन भी ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे, कार्बन ही क्यों? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो इजीली हर किसी से रिएक्ट ना करे। ऑक्सीजन तो बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, और सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि हमको उसको केरोसिन में रखना पड़ता है, खुले में रख ही नहीं सकते सोडियम को, राइट? पानी में तो सोडियम आग ही पकड़ लेता है। तो ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, और जिसका मास भी ऐसा हो कि कैलकुलेट करने में इजी रहे। सो दैट इज कार्बन। So carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. अब ये कार्बन-12 आइसोटोप क्या है? तो नेचर में कार्बन कई तरह का होता है, यानी कार्बन एलिमेंट के 3 फॉर्म मिलते हैं, कार्बन-12, 13 एंड 14। इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन होता है कार्बन-12 के फॉर्म में। अगर कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मिलता है तो उन्हीं फॉर्म्स को हम कहते हैं आइसोटोप। सो यहाँ हमने कार्बन-12 इसलिए लिया क्योंकि मोस्टली कार्बन एलिमेंट इसी फॉर्म में मिलता है। सो इट वाज वेरी इजी टू कैलकुलेट कार्बन-12's एटॉमिक मास। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon-12.
The relative atomic masses of all elements have been found with respect of an atom of carbon 12. यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट इक्वल होता है एक यूनिट मास के। यानी मास की एक यूनिट को इक्वल माना गया कार्बन 12 यानी कार्बन एलिमेंट के एक एटम के पूरे मास के 12 पार्ट को। जैसे एक एप्पल इक्वल था पूरे वाटरमेलन के 1/12 पार्ट का, वैसे ही एक यूनिट मास इक्वल है पूरे कार्बन के एक एटम के पूरे मास के 1/12 पार्ट का। So the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. So the unit of atomic mass was AMU, atomic mass unit. But then IUPAC ने एक नई यूनिट दी जिसको हम U से डिनोट करते हैं, that is unified mass. So here U is equal to 1/12 mass of an atom of carbon 12. And carbon's atomic mass is 1.0 U. For example, the weight of hydrogen element is 1 U. इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कार्बन के 1/12 पार्ट जितना है। ये जस्ट उसी एग्जाम्पल के जैसा है जैसा हमने देखा था एक एप्पल का वेट वाटरमेलन के 1/12 पार्ट के इक्वल था, वैसे ही यहाँ हाइड्रोजन का वेट कार्बन के 1/12 मास के बराबर है। दैट मीन्स 12 एप्पल का वेट एक पूरे वाटरमेलन के बराबर होगा। Similarly, the weight of 12 hydrogen will be equal of 1 carbon atom. Likewise, the weight of magnesium element is 24 U. That means 2 magnesium is equal to 1 carbon atom. That means 2 magnesium atom are equal to 1 carbon atom. Likewise, chlorine's atomic mass is 35.5 U. So chlorine weight is only 3 times weight of carbon. So like this, with the reference of carbon 12 isotopes atomic mass, we can calculate every element's atomic mass. But how do atoms exist? Atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms from molecules and ions. That means atoms combine with other atoms and form molecules. They form compound, they form elements, they form ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter. और मैटर को हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी। सो ये जो एटम्स सारे मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है क्या? सो द मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms. They are chemically bonded together.